नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस तारिक मसूद साहब आज इस बेंच से अलहदा हो गए। जस्टिस काजी फायज ईसा काफी दफा इस बारे में जिक्र करते रहे कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पाबंद हूँ, लेकिन एक फैसला जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को सस्पेंड करने का था, उसको ना मानकर जो इकदाम उठाया गया, डिजिटल मीडिया पे ये बहस हो रही है कि उन्होंने अपने कल के नोटिफिकेशन का हुकूमती उधार चुका दिया। क्या आप इस नुक्ते को जायज समझते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कड़ी है, क्योंकि काजी फायज ईसा ने जो अपना व्यू दिया है, उनका ये मानना है कि 2 मंथ से मैं इसलिए केस नहीं सुन रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो रिव्यू के हवाले से जो बेंचेस की तश्कील के हवाले से कानून साजी हुई है वो ऑन फील्ड है, इसलिए इन बेंचेस की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और इसलिए आज भी उन्होंने कहा मैं माजरत कर रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि कल वाले उस नोटिफिकेशन के साथ उसका कोई ताल्लुक है। नहीं, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का गुज़श्ता 3-4 माह से एक स्टांस रहा है। आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने पहले भी कहा है कि जब इससे पहले तकरीबन गुज़श्ता 2 माह से जब से उस एक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर हुक्म इम्तनाई दिया है, तब से वो कोई भी मुकदमा नहीं सुन रहे। तो ये स्टांस उनका कल से नहीं, ये स्टांस उनका गुज़श्ता 2 महीने से गालबन ये अप्रैल में हुआ था, अप्रैल के मिड ऑफ द अप्रैल में। तो उस वक्त से वो कोई भी केस नहीं सुन रहे। तो आज उनका कहना ये है कि क्योंकि उनकी नज़र में ये बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ठीक नहीं है। अगर जहाँ तक बात ये रह गई कि हुक्म इम्तनाई दिया गया है, तो उनका कहना यह है कि हुक्म इम्तनाई ज़रूर दिया गया है, लेकिन अभी तक उसको कलअदम नहीं करार दिया गया। अगर बेंच फैसला कर दे और ये कह दे कि ये एक्ट गैर आइनी है, गैर कानूनी है, इसको ख़त्म कर दे, तो फिर यकीनी तौर के ऊपर वो मामूल के मुताबिक मुकदमा सुनेंगे। लेकिन उनका कहना यह है कि जब एक एक्ट, एक कानून फील्ड में मौजूद है, तो मैंने आइन की हलफदारी का जो है वो हलफ उठा रखा है, तो मैं उस हलफ का पाबंद हूँ। मैं उस एक्ट के मुताबिक मेरे नज़दीक तमाम मुकदमा 3 रुकनी जो जजेस की कमेटी होगी उसके तहत ही मुकर्रर और उसकी तारीख जो है वो बेंच कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। देखें, तासुर यही है कि हुकूमत जिनका देखें आप काजी फायज ईसा साहब के हवाले से कि काजी साहब के हवाले से पहले उन्होंने काजी साहब एक फ़ैसला देते हैं और कहते हैं कि जनाब कोई भी 184(3) का मुकदमा नहीं सुना जाएगा, और वो इसलिए उन्होंने ये दिया था फ़ैसला कि और उन दिनों में इलेक्शन के हवाले से एक मुकदमा चल रहा था पंजाब और KPK में, उस पर शहबाज शरीफ साहब खुश हुए और उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि काजी फायज साहब के खिलाफ जो क्यूरेटिव रिव्यू एक पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वहाँ वापस लेंगे, और फौरी तौर पर उसको वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। फिर इसी तरह से काजी फायज साहब ने एक लेटर लिखा शहबाज शरीफ को, हुकूमत को, कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हटा दें। फ़ौरन काबीना का इजलास बुलाया गया। ये काबीना का इजलास उस वक्त नहीं बुलाया जाता जब आप देख लें जब आवाम के लिए कोई मुश्किलात हैं, अवामी इशू है, लोग कई मौके ऐसे हुए, कई लोग जानों से गए, काबीना का इजलास नहीं हुआ, आटे की लाइनों में दर्जनों लोग मारे गए, इजलास काबीना का नहीं होता। लेकिन काजी फायज साहब के लेटर में शहबाज शरीफ साहब फ़ौरन काबीना का इजलास करते हैं। तो आज काजी फायज साहब तासुर यही गया है पब्लिकली, 2 तासुर गए हैं। एक ये कि काजी फायज साहब ने हुकूमत का कल वाला जो एहसान है, जो मेहरबानी है, जो शफकत है, उसका बदला चुकाया है। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि काजी फायज साहब को पता है कि क्योंकि यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का मामला है, तो काजी फायज साहब इस्टेब्लिशमेंट के मामले में नहीं पढ़ना चाहते और वो नहीं अपने आप को कंट्रोवर्शियल करना चाहते इस मौके के ऊपर, और वो उस सीट पर बैठना चाहते हैं जिस सीट पर बैठे हुए उमर बंदियाल साहब पे आज उन्होंने शाउट किया, और इंतहाई एक बचकाना हरकत थी जिस तरह से वो खड़े हो गए, 1.5 मिनट तक खड़े रहे, बहुत अफसोसनाक था। और बहरहाल काजी फायज साहब के जो हामी हैं बहुत से, इंशाल्लाह उनको मज़ा आएगा। नहीं, नोटिफिकेशन तो सर लाजमी बात है, होना ही था, तो उसका उधार उतारना तो मैं इसको नहीं कहूँगा। ये बात बिल्कुल तय है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जवाज़ बनाकर किसी भी बेंच का हिस्सा न बनने का जो फ़ैसला किया है, उसको उन्होंने अब उसकी तौसीक की है यहाँ पर, क्योंकि ये पहला केस नहीं है जिसमें वो नहीं बैठ रहे। आपको याद है गुज़श्ता तकरीबन 2 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है जब से ये कानून बना है, वो किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे। अगर वो किसी बेंच का हिस्सा बनते और उसके बाद आज ये आर्डर पास करते या कहते कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बन रहा, तो ये तनकीद उन पर बनती थी। आज मैं ये समझता हूँ कि उन पर तनकीद हो सकती है, मगर वो इस कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है कि एक कानून जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी मुअत्तल कर चुकी है, उस पर आप कैसे नफाज चाहते हैं और आप कैसे उस पर अमल दरामद करते हुए ये कह रहे हैं कि वो कानून इस वक्त मौजूद है और मैं उस पर अमल पैरा होते हुए अब इस बेंच का हिस्सा नहीं बन रहा। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि जस्टिस काजी फायज ईसा से इख्तिलाफ किया जा सकता है उनकी उस फैसले से जो वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है अब भी कानून की शक्ल में मौजूद है और अबूरी हुक्म जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो नाफिजुल अमल नहीं होता। अदालत जब तक फाइनल जजमेंट नहीं देती उसकी बात तक आप उन पर तनकीद कर सकते हैं, मगर आज जो बेंच में वो नहीं बैठे, अगर वो बैठते तो मैं शायद उन पर ज़्यादा तनकीद करता, क्योंकि फिर कौल फेल में मुझे तजाद नज़र आता। देखिए, पहली बात तो ये है कि बेंच में 9 अरकान थे। एतराज़ सिर्फ उन 2 लोगों ने किया जो उस लॉ के तहत बनने वाली कमेटी का हिस्सा थे। 3 रुकनी जजेस की 3 टॉप 3 ईयर जो जजेस हैं उनकी कमेटी बननी थी।
चीफ जस्टिस, 2 सीनियर मोस्ट जजेस, वो एक जस्टिस फाइज ईसा हैं, दूसरे सरदार तारिक साहब हैं। उन दोनों ने, क्योंकि उनका काम मुतासिर हो रहा था, उन्होंने आगे बेंच तश्कील देने में अपनी इनपुट देनी थी। और जो मैंने एक वीलॉग भी किया तो उसमें आप देख सकते हैं, मैंने अपने ज़राए से ये कोट करके कहा था कि ये कमेटी अभी वो लॉ बनने से पहले ही प्लान कर चुकी थी। हमने चीफ जस्टिस को 2 रुकनी बेंच दे के कोयटा भेजना है और इजाज़ुल हसन साहब को कराची में और मुनीब अख्तर साहब को शायद पेशावर में भेजना है बेंच करने के लिए। वो अपने माइंड्स कुछ चीज़ें उन्होंने भी तय की हुई थी। जब काम में रुकावट आई, सस्पेंड किया कोर्ट ने। और दूसरी बात यह कि अभी उस कोर्ट ने फैसला नहीं किया, टाइम मांगा हुआ है गवर्नमेंट ने उस लॉ के ऊपर उसको तरमीम करने के लिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड किया हुआ है, अमल दरामद रोका हुआ है। अब बात यह है कि आपने पहले अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया अदालती फैसले को, जो अभी आया भी नहीं है, अभी फैसला कंक्लूड नहीं हुआ, हेयरिंग चल रही है, आपने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया, उसको गैर आइनी और खिलाफ कानून करार दे के, हलफ की खिलाफ वर्जी करार दे के। अब कल को जब आप चीफ जस्टिस बनेंगे, सीनियर मोस्ट जज होंगे सरदार तारिक साहब, इस फैसले के खिलाफ रिव्यू आता है या कोई अपील आती है, एक ऐसी दरख्वास्त आती है जिसमें कहा जाता है कि इसको पर इंक्यूरिंग यानी गैर आइनी करार दिया जाए, रिव्यू खारिज होने के बाद भी कोई दरख्वास्त नहीं दे सकता है। उस सूरत में फिर आप कैसे सुनेंगे जब आप ऑलरेडी अपना माइंड एक्सप्रेस कर चुके हैं? तो वो असूल पसंदी आपकी कहाँ गई? जो अदालती फैसलों का आप कहते हैं मानते हैं, हम उनके पाबंद हैं। अपने 3 रुकनी बेंच का 2-1 का फैसले कि आप ऐसे पाबंद हैं कि आप 6 रुकनी बेंच को बेंच ही नहीं मानते कि जी मेरा फैसला नहीं आप उड़ा सकते। यार ऐसे कैसे हो सकते? फिर तो आपने हाई कोर्ट में जितने फैसले किए हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट सारी चवल है, उन्होंने मेरे फैसले क्यों उड़ा दिए? वो कैसे उड़ा सकते हैं मेरा फैसला? इस तरह तो नहीं होता। जब लॉ के ऊपर चलना है तो पूरा चलना है, आधा तीतर आधा बटेर तो नहीं होता। देखिए, जो कल नोटिफिकेशन हुआ वो वाक़तन अनप्रेसिडेंटेड था। फिर हमने ये भी देखा कि ये भी पहली बार हुआ कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने काजी फायज़ ईसा साहब को और सरदार तारिक मसूद को बेंच का हिस्सा बनाया। और ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी कि काजी फायज़ ईसा साहब ऐसा करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे सोर्सेज पहले बता चुके थे। काजी साहब ने तो आज अदालत में बताया, मगर हमारे सोर्सेज बता रहे थे कि वो नहीं सुन रहे केस, क्योंकि वो समझते हैं कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद 3 रुकनी कमेटी थी, वही केस भी फिक्स करेगी, बेंच की तश्कील भी होगी। तो आज उन्होंने जो इक़दाम किया ये तो खैर एक्सपेक्टेड था, मगर मैं इसकी एक दूसरी तरफ देखता हूँ। वो ये है कि अब पब्लिक सेंटिमेंट क्या आ जाएगा, लोग क्या सोचेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ मुकदमा और जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। तो सबसे बड़ी खबर तो यही है, लोग इसके पर्सपेक्टिव में नहीं जाएंगे कि वो क्या ऐसी चीज़ थी। जैसे आज एतजाज़ अहसन साहब ने भी कहा कि आप अपने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने इख्तलाफात हैं उन्हें भुलाएं और इस मुकदमे को सुनें, ये बड़ा अहम मुकदमा है। तो मैं भी यही समझता हूँ। देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स का मामला आप इसे सियासत से हट कर भी देखें तो ये कौमी मामला है, बल्कि आप कौमी से कहिए इंसानी मामला है। तो उस पर काजी साहब को सुनना चाहिए था, मगर एज़ एक्सपेक्टेड वो केस नहीं सुना उन्होंने। ये कहना कि उधार उतारा गया तो आई थिंक दुरुस्त नहीं है। ये एक परसेप्शन है लोगों की, क्योंकि कल से वो एक नोटिफिकेशन भी डिस्कस हो रहा था। इससे पहले भी वैसे नोटिफिकेशंस बहुत अर्सा पहले आते रहे हैं। आई थिंक दैट शुडंट बी अ डिबेट। लेकिन इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो आज काजी फायज़ ईसा ने किया, वो पिछले 2 माह पे जो उनके ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात थे, वो फ्रस्ट्रेशन थी जो एक साथ निकली। क्योंकि उन्होंने ख़ुद भी बीच में कई दफ़ा कहा कि क्योंकि उनको कोई जगह नहीं मिल रही थी, कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा था जिस पे जाके वो एक्सप्लेन करते कि ये उनका मौक़िफ़ है। तो उन्होंने, आपने देखा होगा, पीरियडिकली अपने सारे ग्रीवेंसेस जितने आज तक थे वो सारे पब्लिकली रख दिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो नोटिफिकेशन, हाँ जब वो उठ के जा रहे थे, जब बेंच जा रहा था, तो उस टाइम पे एक फ़ील आई कि जैसे चीफ जस्टिस, क्योंकि डेकोरम है कि चीफ जस्टिस जब उठ जाते हैं तो बेंच उठ जाता है। तो काजी फायज़ ईसा पहले खड़े हो गए और इनफैक्ट चीफ साहब और जस्टिस इजाज़ुल हसन ने ट्राई भी किया कि वो रुक जाएँ, लेकिन वो नहीं रुके और फिर मजबूरन पूरे बेंच को जाना पड़ा। तो वो एक अथॉरिटी ऑटोमेटिकली वो आ जाती है इंसान के अंदर, मतलब ये नेचुरल सी बात है। तो जाहिर है कि वो नोटिफिकेशन का एक इम्पैक्ट कह सकते हैं, लेकिन हाँ, ये उस नोटिफिकेशन का नतीजा या उस नोटिफिकेशन के नतीजे में अपनी पावर शो नहीं कर सकते। कल के नोटिफिकेशन का उधार कैसे हम कह सकते हैं? एक तो नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब ने यह वाज़ेह किया कि वो जो कानून जिसको सस्पेंड किया गया है वो 8 रुकनी लाजर बेंच है, उससे बड़े बेंचेस के फ़ैसले मौजूद हैं। मतलब 8 जजेस से बड़े बेंचेस के फ़ैसले मौजूद हैं, 10 के 11 के गालिबन। उसमें ये करार दे दिया गया है कि आप किसी कानून को कलअदम तो कर सकते हैं, उसको सस्पेंड नहीं कर सकते। तो बंदयाल साहब ने, अपने काजी साहब ने ये कहा कि मैं इस बेंच को बेंच नहीं मानता, इसको कोर्ट नहीं मानता। जहाँ तक बात है कि कल के नोटिफिकेशन का आज जो है वो बदला उतार दिया गया है, तो काजी फायज़ साहब पिछले 2 माह से केसेस में नहीं बैठ रहे। आज जो पॉइंट्स उन्होंने अदालत में बैठ के बताए हैं, वही पॉइंट पहले भी हम अपने व्लॉग्स में, अपने मीडिया के ऊपर बता चुके हैं कि जस्टिस काजी फायज़ साहब का मौक़िफ़ ये है कि जब एक कानून आ गया, उस कानून के तहत कमेटी बननी है 3 रुकनी, उसने बेंचेस बनाने हैं। नहीं, अब आप देखें ना, सरदार तारिक मसूद साहब ने जो बात की, उसने कहा हम ये कह रहे हैं कि वो कानून के ऊपर आप जल्द फैसला कर लें,
लेकिन उसके ऊपर फैसला नहीं हुआ। कल को अगर वो कानून बहाल रहता है, वो कानून ठीक करार पाता है, तो आज 9 रुकनी बेंच बना है। आज के इस फैसले के खिलाफ जब अपील आएगी, उस कानून के तहत अपील लार्जर बेंच ने सुननी है, मतलब 10 जज होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद ही 17 होगी, 9 ये निकल गए तो पीछे क्या 8 जजेस अपील सुनेंगे? तो बात तो ये कर रहे थे कि पहले उसका फैसला कर लें। उसका फैसला होने तक आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में हम तो नहीं बैठ रहे, वो ये कह रहे थे, और ये 2 माह पहले का उनका स्टांस है, आज का नहीं है।